ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति, इस चैप्टर को अपन को पढ़ना है। तो सभी लोग ध्यान दें, आज का चैप्टर है अपना नया, अपना कला एवं संस्कृति। ये मेंस का चैप्टर भी है, एमपीपीएससी मेंस में भी ये चैप्टर दिया है अलग से, कला एवं संस्कृति। तो इसको सभी लोग अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। कला एवं संस्कृति को सबको सही से दिख रहा है ना? चलिए, तो कला एवं संस्कृति में देखिए सभी लोग ध्यान दें, कला एवं संस्कृति, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीज है। तो ये जो चैप्टर है, देखिए सबसे पहले तो ये कि अपना जो मध्य प्रदेश है, अपना जो एमपी है, एक जनजातीय राज्य है। मध्य प्रदेश एक जनजातीय राज्य है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति और जाति, दोनों चीजों की बात कर रहा हूं मैं। प्रत्येक समाज का अपना एक रहवास क्षेत्र होता है और उसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। जैसे अपने एमपी में अपने क्षेत्र, अपने एमपी को अगर अपन सांस्कृतिक रूप से देखें तो अपने एमपी को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। अपने एमपी में 4 क्षेत्र हैं। एक आपका बुंदेलखंड की संस्कृति अलग देखने को मिलती है, निमाड़ की संस्कृति अलग देखने को मिलती है, मालवा की संस्कृति अलग देखने को मिलती है हमें, है कि नहीं। एक बघेलखंड क्षेत्र, उसकी संस्कृति अलग देखने को मिलती है। तो अपना मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से भी विविधताएं पाई जाती हैं। अपने एमपी में सांस्कृतिक रूप से भी विविधताएं पाई जाती हैं। भाई क्षेत्रीय रूप से विविधताएं तो है ही, इसके अलावा अपने यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भी विविधताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की जाति और जनजातियां निवास करती हैं और प्रत्येक जाति और जनजाति की अपनी एक कला, अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी अपने एक रहन सहन होती है, अपना एक धार्मिक उत्सव होते हैं और उन उत्सवों पर उनके कुछ विशेष गीत होते हैं, मनोरंजन के विशेष साधन होते हैं, विशेष नृत्य होते हैं। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कला एवं संस्कृति में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपने एमपी की कला एवं संस्कृति, तो अपन ये कह सकते हैं सबसे पहले तो कि मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अपना एमपी जो है कला एवं संस्कृति की दृष्टि से कैसा है? संपन्न राज्य है, पिछड़ा नहीं है। और सबसे संपन्न राज्य माना जाता है राजस्थान, कला एवं संस्कृति जो कि प्राचीन संस्कृति को आज तक उसने जीवंत बनाए रखा है, तो वो है अपना राजस्थान। और फिर इसमें अपना एमपी का भी स्थान आता है, क्योंकि एमपी में भी अपना कला एवं संस्कृति आज भी जीवित है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि कला एवं संस्कृति में क्या क्या आता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम आपको बताएंगे, इसमें हम अपने एमपी के जो लोक गायन है, लोक गायन, इसको पढ़ने वाले हैं, एमपी के लोक गायन को, ठीक है। एमपी का लोक गायन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन इसमें पढ़ेंगे अपने एमपी में लोक गायन के अलावा अपने एमपी के लोक नृत्य, इसमें हम लोक संस्कृति चल रही है अपनी, तो लोक नृत्य पढ़ेंगे, हम लोक नाट्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा लोक चित्रकला पढ़ने वाले हैं, लोक चित्रकला मतलब पूरी संस्कृति को पढ़ेंगे, किसी को भी अपन छोड़ेंगे नहीं। लोक नाट्य हो जाएंगे, लोक चित्रकलाएं हो जाएंगी। इसके अलावा अपन इसमें अपने एमपी के प्रमुख त्योहार पढ़ेंगे, प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। इसके अलावा फिर अपने एमपी के प्रमुख उत्सव कौन से हैं, उत्सवों पर चर्चा करेंगे, उत्सव। और इसके अलावा अपने एमपी के प्रमुख मेला कौन कौन से हैं, इन पे चर्चा करेंगे। तो अपनी कला एवं संस्कृति वाला जो चैप्टर है, इसमें हमें एक बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर देखो कौन कौन से चैप्टर निकल आए। एक तो मध्य प्रदेश में लोक गायन निकल आया कि कौन कौन से क्षेत्रों में लोक गायन होता है, कैसा होता है। लोक नृत्य निकल आया, लोक नाट्य निकल आए, लोक चित्रकला निकल आई, प्रमुख त्योहार उत्सव निकल आया और एक अपने मेला। ये सब चीजें पढ़ लेंगे तो आपका जो कला एवं संस्कृति वाला जो चैप्टर है और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रकार के प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, यहीं से अपन चलेंगे कि मध्य प्रदेश को कला एवं संस्कृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यहां से देखो, एमपी को कला एवं संस्कृति सांस्कृतिक रूप से भी कह सकते हैं आप, कला एवं सांस्कृतिक रूप में एमपी कला सांस्कृतिक रूप
से कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो ये अच्छा प्रश्न है। तो देखो, अपने मध्य प्रदेश को कला एवं सांस्कृतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखिए आप, 1 2 3 4। तो 4 भाग कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। देखिए अपने यहाँ पर 4 भाग हैं, कौन कौन से, एक है आपका मालवा। सबसे पहले तो मालवी संस्कृति ले लेंगे अपन, मालवा का कल्चर पढ़ेंगे, मालवा। फिर है अपना एक निमाड़, निमाड़ क्षेत्र को, और एक है आपका बुंदेलखंड, कौन सा अपना, बुंदेलखंड, ये कर संस्कृति। और एक है आपका बघेलखंड, कौन सा अपना, बघेलखंड। ध्यान देना। तो पूछा जाए कि एमपी को कला एवं संस्कृति के रूप में कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में इसको बांटा है हमने। कौन कौन से, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड। ठीक है, अब ये 4 भागों में अपन ने इसको बांट दिया है। 1 मिनट, कितने भागों में बांट दिया अपन ने इसको, 4 भागों में, है ना। तो 4 भागों में इसे बांट दिया। अब मालवा से तात्पर्य क्या है आप समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पर चलो एमपी का मैप बना देता हूं और उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये 4 भाग कौन कौन से हैं। देखो माना कि आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में ये जो पूरा भाग है, ये जो आपका पूरा भाग है, ये आपका हो गया सबसे पहले कौन, बुंदेलखंड, ये आपका बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, और इसके बाद में फिर अपना ये बुंदेलखंड हो गया, इसको और ले लेंगे, बुंदेलखंड को रिया पन्ना तक ले लेंगे अपन इसको, ये आपका बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, फिर ये निचला वाला एरिया हो गया आपका निमाड़ क्षेत्र, कौन सा हो गया अपना, ये निमाड़, ये निमाड़ हो गया। और ये जो एरिया है ये हो गया आपका कौन सा, बघेलखंड, कौन सा अपना, बघेलखंड। और ये हो गया आपका मालवा। ठीक है, ये आपके। अब इसमें आप ये मत कहना रिया पन्ना का पठार और फलाना ढका, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, नहीं, क्योंकि वो तो भौगोलिक रूप है। नर्मदा घाटी, सोन घाटी, रियो पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, वो क्या अपना भौगोलिक रूप है। यहाँ पर सांस्कृतिक रूप पढ़ रहे हैं हम, है कि नहीं, लोगों की संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो समाज की जो संस्कृति है, एक तो अपना बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, एक बघेलखंड हो गया, एक निमाड़ क्षेत्र हो गया। ठीक है, कौन सा अपना, निमाड़, और एक हो गया मालवा। तो याद रखना अपने एमपी में सबसे बड़ी जो संस्कृति है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र है, वो कौन सा है, मालवा। इसको आपको याद रखना है कि एमपी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो अपना मालवा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है अपना बुंदेलखंड, कौन सा अपना, बुंदेलखंड। तीसरे, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, और ये चौथे। सबसे छोटा जो अपना सांस्कृतिक क्षेत्र है वो है अपना कौन सा, निमाड़ क्षेत्र। क्लियर, प्रश्न बन गया नहीं बना। एमपी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है, मालवा, फिर कौन सा है, बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, और फिर कौन सा, निमाड़। अच्छा, पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है, तो ये पूरब जो होता है अपना, देखो पूरब, ये पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, और ये आपका क्या, दक्षिण। तो ध्यान दो, अपने एमपी के पूर्वी क्षेत्र में क्या होया, बघेली संस्कृति है, बघेलखंड या बघेली संस्कृति है। और एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में मालवी संस्कृति है, कौन सी अपनी, मालवी। एमपी के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी है, बुंदेली संस्कृति। और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी अपनी, निमाड़ी संस्कृति है। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, आप अच्छे समझना, है ना। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी, बघेली, और पश्चिम में कौन सी, मालवी, और मध्य में भी कौन सी, मालवी, और उत्तर में कौन सी, बुंदेली, और दक्षिण में कौन सी आपकी, निमाड़ी संस्कृति देखने को मिलती है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों क्षेत्रों में, इनके हम चारों क्षेत्रों के लोक गायन पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य पढ़ेंगे, लोक चित्रकला पढ़ेंगे, और इन्हीं 4 क्षेत्रों में उत्सव पढ़ेंगे, है कि नहीं, त्योहार पढ़ेंगे और मेला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं लोक नाट्य या लोक नृत्य ले लें पहले, क्या लोक गायन ले लें, क्या ले लें, लोक गायन ले लो। चलो, तो यह क्वेश्चन बनेगा कि एमपी के लोक गायन, मध्य प्रदेश के लोक गायन, पहले लोक गायन ले लो। लोक गायन देखो, तो एमपी के लोक गायन समझना, सब लोग एक एक करके समझाऊंगा मैं। तो कितने भागों में, सांस्कृतिक रूप से कितने भागों में बांटा एमपी को, बताओ। 4 भाग, 1 2
3 और कितने अपने 4। तो 4 कौन कौन से, एक अपना कौन सा मालवा, और एक कौन सा अपना निमाड़ क्षेत्र अपना, और एक कौन सा आपका बुंदेलखंड, कौन सा अपना बुंदेलखंड, और एक कौन सा बघेलखंड, बघेलखंड। क्लियर। अब 4 क्षेत्रों में लोक गायन, लोक गायन किसे कहते हैं या तो आपको जानते होंगे, नहीं जानते, चलो मैं बता देता हूं लोक गायन किसे कहते हैं। चलिए देखिए, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समाज के द्वारा अपने विशेष धार्मिक उत्सवों पर, वैवाहिक उत्सवों पर या अन्य उत्सव आदि पर गाए जाने वाले विशेष गीत, विशेष भाषा में गीत गाए जाने वाले विशेष गीत आपका लोक गायन कहलाता है। ठीक है। अब लोक गायन में आपने देखा होगा, आपने यहाँ पर देशराज पटरिया, कितने लोगों ने नाम सुना है? देशराज पटरिया कितने लोगों ने नाम सुना है ना? तो देशराज पटरिया जी जो हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के एक बहुत बड़े लोक गायक रहे हैं, और उनका इस साल निधन हो गया था कोरोना से, ये आपको पता है, पिछली साल में 2020 में उनका निधन हो गया है कि नहीं? कौन का? देशराज पटरिया जी का। तो ये बुंदेलखंड के सिरमौर कहलाते थे, बुंदेलखंडी संस्कृति के अग्रदूत कहलाते थे। कौन? अपने देशराज पटरिया जी। तो प्रत्येक क्षेत्र में मैंने वही परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा एक निश्चित भाषा में अपने धार्मिक उत्सव या अपने वैवाहिक उत्सव या अन्य उत्सवों पर जो गायन किया जाता है उसी को लोक गायन कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मालवा क्षेत्र। अब मालवा क्षेत्र में कौन कौन आता है? मालवा क्षेत्र मतलब समझ गए आप लोग? तो इसमें आपका उज्जैन आ जाएगा, देवास आ जाएगा, शाजापुर आ जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा आपका मालवा है अपना, और इसके अलावा उसके आसपास के जिले। तो मालवा क्षेत्र में कौन कौन सा लोक गायन होता है वो देखिए। एक होता है यहाँ पर कौन सा? भरथरी गायन। कौन सा होता है? भरथरी गायन। एक दूसरा होता है यहाँ पर कौन सा? संजा गायन, ये अभी बताऊं मैं कौन सा कैसा है। तीसरा होता है यहाँ पर हीड़ गायन, और चौथा होता है यहाँ पर कौन सा? बरसाती वार्ता, ये होता है। और एक होता है निर्गुणी गायन। कौन सा? निर्गुणी गायन। और एक होता है यहाँ पर रेलो गीत। कौन सा? रेलो गीत। ये आपके कितने? 2 2 4 2 6, ये 6 प्रकार का गायन मालवा क्षेत्र में बहुत फेमस है। क्लियर। ऐसे ही अपना निमाड़ क्षेत्र है। निमाड़ में कौन कौन होता है? निमाड़ में एक होता है कलगी तुर्रा। कौन सा? अपना कलगी तुर्रा, ये होता है। इसके अलावा एक होता है संत सिंगाजी गायन, तुर्रा गायन। ये गायन मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना ऐसे ही, है ना? एक होता है मसाणिया या फिर काया खोज गीत होता है। एक होता है नाथ पंथी गायन। एक होता है गरबा गरबी गायन। कौन सा? गरबा गरबी गायन। और बुंदेलखंड में कौन कौन से? तो बुंदेलखंड में आला गायन होता है। यहाँ पर बुंदेलखंड में आला बहुत फेमस है अपना। इसके अलावा भोला गीत होता है, भोला गीत, किसी को बम बुलिया कहते हैं। इसके अलावा बैरायत गायन होता है। कौन सा? बैरायत गायन चलता है। इसके अलावा देवारी गायन होता है, देवारी गायन, देवारी पे गाते हैं, कुछ लोग गीत गाते हैं। इसके अलावा जगदेव का पुआरा होता है, जगदेव का पुआरा, ये भी यहाँ पर चलता है। इसके अलावा फाग गायन चलता है। इसके अलावा हरदौल की मनौती चलती है, हरदौल की मनौती, ये यहाँ पर होते हैं। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर बसदेवा गायन होता है। कौन सा? अपना बसदेवा गायन होता है। इसके अलावा बिरहा गायन होता है, यहाँ पर बिरहा गायन होता है। इसके अलावा बांस गीत होता है, यहाँ पर बांस गीत। इसके अलावा यहाँ पर सीदेव होता है, सीदेव गायन होता है। इसके अलावा यहाँ पर पंडवानी गायन होता है, पंडवानी गायन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में होता है,
लेकिन बघेलखंड भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी चलता है। इसके अलावा घोटुल पाटा होता है, घोटुल पाटा। देखिए, तो ध्यान दें, ये लोक गायन है। अपने एमपी में जो 4 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उन चारों सांस्कृतिक क्षेत्रों में ये आपका लोक गायन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है एमपी पीएससी जो है अपना, इसके जो मेंस है, मेंस एग्जाम में एक यूनिट इसकी अलग से दी है, जो कि 8 से 10 नंबर की आती है। अलग से यूनिट दी है पूरी, किसकी? आपके कला एवं संस्कृति की। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, है कि नहीं? तो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखो, अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है? ये नोट कर लो पहले, तो सब लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे समझा रहा हूं आपको। सब लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लिया हो तो चैट करके बता दें आप लोग मुझे, कमेंट कर दें। नोट कर लिया क्या सबने? जी जी जी, चलिए, नोट हुआ है सबका। चलो, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जी जी, बिल्कुल सही। चलिए, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब मैं एक एक करके सबको समझाता हूं आपको, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले लेते हैं अपन कौन सा? भरथरी गायन। ये भरथरी गायन क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मैं इनको मिटा दूं थोड़ा, अपन को यहाँ जगह चाहिए ना समझाने के लिए। तो ऐसा करना, आप लोग इसी के आगे आपने लाइन छोड़ी होगी ना, तो उसमें नोट करते चलना। इसके पिन पॉइंट मैं बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा एक एक करके। तो आप लोग ध्यान दें, आप लोग, ठीक है? देखिए, भरथरी गायन में, इसमें देखो क्या है कि अपने मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र के जो लोग हैं, वो मालवा क्षेत्र में क्या करते हैं, वो लोग जब भी कोई विशेष उत्सव होता है, कोई भी धार्मिक उत्सव हो, तो वो मनोरंजन करने के लिए अपनी कुछ कथाएं गाते हैं। जैसे वो जो है गोपीचंद, राजा गोपीचंद की कथा गाती हैं। राजा गोपीचंद जो है उसकी कथा का गायन करती हैं। इसके अलावा वो कबीर के दोहे पढ़ती हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, मीरा के दोहे पढ़ते हैं, है कि नहीं? और इसके अलावा गोरखनाथ के दोहे पढ़ते हैं, गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ जो है उनके दोहे पढ़ते हैं। तो गोपीचंद की कथाएं, कबीरदास जी के दोहे, मीराबाई की दोहे, गोरखनाथ की कथाएं, इन कथाओं को गा गा करके वो अपना मनोरंजन करते हैं। कहाँ के लोग? मालवा क्षेत्र के लोग। साथ ही साथ वो लोग अब गाते हैं, गाने के साथ साथ कुछ चीजें बताते भी हैं। तो वो लोग जो है इस समय अपने कुछ अपनी जो भी परंपरागत चीजें हैं, जैसे अपना सितार मिल जाए तो सितार को बजा लेते हैं। इसके अलावा तबला मिल जाए, तबला बजा लेते हैं, है कि नहीं? तो जो भी वाद्य यंत्र उनके पास होगा वो उसको बजाते हैं। और साथ ही साथ गोपीचंद, कबीर की, मीरा की और गोरखनाथ की जो दोहे हैं, इनकी जो रचनाएं, इनका गायन करते हैं, वो कहलाता है कौन सा? भरथरी गायन। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखना भरथरी गायन से। क्या प्रश्न रखना? कि जो अपने मालवा क्षेत्र है, तो मालवा में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा। आपको याद है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। तो राजा विक्रमादित्य जो थे, याद रखना, ये वही विक्रमादित्य है जिनके सभा का कवि कालिदास थे, जिनके नवरत्न थे। अपने इंडिया में नवरत्न व्यवस्था राजाओं में सबसे पहले विक्रमादित्य ने प्रारंभ की थी। उसके बाद अकबर के यहाँ नवरत्न हुए थे। तो जो विक्रमादित्य के नवरत्न थे उनमें कालिदास शामिल थे, तो वही राजा विक्रमादित्य थे। तो ये जो राजा विक्रमादित्य हैं, इनके बड़े भाई का नाम था भर्तहरि। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? भर्तहरि। ये उनके बड़े भाई का नाम था। देखिए, राजा विक्रमादित्य जो थे उनके बड़े भाई का नाम क्या था? भर्तहरि। और ये एक बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के। इन्होंने
रचनाएं भी लिखी हैं भर्तृहरि ने। इन्होंने शतक लगाए हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इन्होंने भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कौन के थे ये? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और इन्होंने भी, अब में कबीरदास भी निर्गुण के ब्रह्म के उपासक हैं, गोरखनाथ भी, मीराबाई तो सगुण की हैं, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं निर्गुण में भी मिलती हैं। तो इनकी जो रचना है, इन सबकी जो रचना है उनका गायन किया जाता है, वो कहलाता है भर्तृहरि गायन। क्या कहलाता है अपना? तो क्या होगा अपना, समझ में आ गया होगा सबको कि मालवा क्षेत्र में विशेष उत्सवों पर गोपीचंद, कबीर, मीरा, गोरखनाथ आदि की रचनाओं का गायन किया जाता है, जिसे भर्तृहरि गायन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हुआ आपका भर्तृहरि गायन। अब इसके बाद में अपना है संजा गायन। कौन सा अपना? संजा गायन। तो संजा गायन कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिए। अपने मालवा क्षेत्र में क्या होता है भैया? मालवा क्षेत्र, हाँ मालवा क्षेत्र में अपने पितृपक्ष में, किसमें? अपना पितृपक्ष। अब जानते हो पितृपक्ष किसे कहते हैं? जो अपने श्राद्ध पड़ती है, श्राद्ध है, श्राद्ध कब पड़ती है? कुंवार के महीने में पड़ती है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध का जो कुंवार का महीना है, इस कुंवार के महीने में कुंवारी लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी सी घर की बालिकाएं होती हैं, वे बालिकाएं अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिए रखने जाती हैं, दीपक रखने जाती हैं। शाम के समय, संध्या के समय दीपक रखने जाती हैं। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनके झुंड के झुंड जाती हैं दीपक रखने के लिए। तो वो मनोरंजन के लिए उस समय पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितृगीत गाती हैं, उन्हीं पितृगीतों को कहते हैं संजा गायन। क्या कहते हैं? संजा। देखिए मालवा में संजा का मतलब होता है संध्या, मालवी भाषा का शब्द संजा, संजा आरती हो गई। संजा का मतलब क्या होता है? संध्या। तो संध्या के समय, किस समय, कौन से महीने में? कुंवार के महीने में, श्राद्ध पक्ष में संध्या के समय कुंवारी लड़कियां अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीपक रखती हैं और गीत गाती हैं, उसी को कहते हैं क्या? संजा गायन। क्या कहते हैं बोलो? संजा गायन। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड। अगला है हीड़ गायन। देखो हीड़ गायन क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। अब हीड़ गायन किसे कहते हैं? तो देखो अपने श्रावण के महीने में, किसके महीने में? श्रावण माह में। ये याद रखना सब लोग, मैं जो डिटेल बता रहा हूं सब लोग अच्छे से। श्रावण के महीने में एक अपने यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा, अपने बुंदेलखंड में भी चलता है। तो चलो मैं बता देता हूं, हमारे बदलाव सब चलता है साहब। श्रावण के महीने में अहीर जाति के लोग, अहीर और गुर्जर जो दोनों ही क्या करते हैं? दूध का धंधा करते हैं ना। चलिए, तो अहीर जिन्हें आप यादव कहते हैं, तो अहीर और गुर्जर जाति के लोग जो हैं, अरविंद गुर्जर क्लास ले रहा है क्या? हाँ ले रहे हैं शायद। गुर्जर जी आपकी रचना है, देखिए। तो अहीर और गुर्जर जाति के जो लोग हैं, वो श्रावण के महीने में ऊंचे स्वर में, किसमें? अपना ऊंचे स्वर में कुछ गीत गाते हैं, जिन्हें आप एक तो गोट भी कहते हैं, गोट गायन। आप कभी देखना ढाक बजाते हैं, वो ढाक के साथ साथ में ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर ताल में इसको गाते हैं। किसके साथ में? ढाक एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, डमरू की भांति होता है, जिसे पैरों में बांध के बजाया जाता है। तो ढाक है कि नहीं? ढाक के साथ में वो ऊंचे स्वर में हीड़ गायन करते हैं, वो कहलाता है आपका कौन सा? हीड़ गायन। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हीड़ गायन कौन सी जाति करती है? अहीर और गुर्जर जाति के लोग करते हैं। कब करते हैं? श्रावण भादों के महीने में करते हैं। और ये कैसा स्वर, किस स्वर में? ऊंचे स्वर में, ओज स्वर में इसको गाया जाता है, ढाक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। एक तरह की जो गोटे होती हैं आपकी, वो इसमें ग्वालों को भोजन कराया जाता है कि नहीं? बढ़िया बेहतरीन। खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, और कदुआ को राव तो, और क्या तुम्हारी खीर मालपुआ और कदुआ को राव तो खूब चलता है, अपने इधर खूब आता है, और क्या। ठीक है, तो ये आपका कौन सा? हीड़ गायन। चलिए एक है बरसाती वार्ता। अब बरसाती वार्ता क्या है? देखिए बरसाती वार्ता जो है एक ऋतु गीत है। ये कैसा? अपना ऋतु गीत है, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? अपना वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अच्छा, ये जो बरसाती वार्ता ऋतु गीत है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये गद्य और पद्य शैली में गाया जाता है। कौन सी में? गद्य एवं पद्य शैली में गाया जाता है। मतलब बरसाती वार्ता जो है ये एक तरह का चंपू काव्य होता है। क्या होता है? अपना चंपू काव्य। अब जानते चंपू काव्य क्या होता है?
है कि नहीं। जो गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, वो चंपू काव्य है। चलो मैं आपको समझाता हूं कैसे। अरे आपने सुना होगा यार, तुम तो जो ही हो, बरसात के टाइम पे महिलाएं जो है ना, महिलाएं बरसात के उपचार गा रही थी, महिलाओं वाली बात। महिलाएं देख कैसे गाती हैं, आपको बता देता हूँ। तो हाँ, ऐसे गाती है। क्या करती हैं वो? पहले गाती हैं, पहले गाती हैं और गा के फिर बीच में क्या करती है पता तुम्हें? बीच में रुक जाती हैं। अरे फलाने कह रहे हैं, फलाने ही ऐसे कह रहे हैं, मतलब बात करती हैं वो, फलाने ऐसे कह रही हैं, फिर गीत गाने लगती हैं, फिर कुछ कहने लगती हैं, फिर गीत गाने लगती हैं, ढकाने का ऐसा, फलाने का ऐसा, फिर गीत गाने लगती हैं। तो ये गद्य और पद्य है, मतलब जिसमें हम बातचीत भी करें और गीत भी गाएं, तो वो आपका गद्य और पद्य कहलाता है, और ये कहलाता है आपका चंपू काव्य। और यही होता है किसमें? बरसाती वार्ता में। अरे हनी सिंह को याद कर लो यार, हनी सिंह चंपू है। और क्या, हनी सिंह जो है वो चंपू है। कैसे याद करोगे? हनी सिंह के गीत सुने, वो करता है, पहले वो कहता है, कुछ बातचीत करता है, वो फलाना ढिकाना है, ऐसा वैसा, फिर गाने लगता है, फिर कुछ बात करता है, फिर गाने लगता है। सुन लेना हनी सिंह को। आजकल जो रैप चल रहा है वो रैप ही गद्य पद्य चंपू है, और क्या। तो याद रखना, क्लियर। बरसाती वार्ता वर्षा ऋतु में गाते हैं, ऋतु गीत है, गद्य पद्य शैली में गाते हैं, चंपू काव्य है। ये आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्गुणी गायन। अगला कौन सा है अपना? निर्गुणी गायन। तो निर्गुणी गायन से मतलब क्या है, आप देखिए, ये निर्गुणी गायन है, इसी का दूसरा नाम है नारदीय भजन। इसे नारदीय भजन भी कहते हैं, है कि नहीं, याद रख लेना। नारदीय भजन, नारदीय मत भजन क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो, ईश्वर को मानने के, ईश्वर को मानने की दो धाराएं हैं। एक तो निर्गुण धारा है और एक कौन सी? सगुण धारा। तो जो निर्गुण धारा है उनमें उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर कण कण में बसा हुआ है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वो ईश्वर को मानते तो है, पर कौन से रूप में मानते हैं? निराकार रूप में। और वास्तव में ईश्वर का वास्तविक जो रूप है वो निराकार ही है। वास्तव में ईश्वर का जो रूप है वो कौन सा है? निराकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निर्गुण उपासक कौन है? जैसे अपने कबीरदास, कौन अपने? कबीरदास है क्या नहीं। इसके अलावा अपने निर्गुण उपासक और कौन थे? कबीरदास के अलावा अपन बात करें तो अपने जो सिख धर्म के पहले जो गुरु थे, कौन थे गुरु सिख धर्म के पहले? सिख धर्म के संस्थापक कौन है, बताओ? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? अच्छा, संजय रावत कह रहे हैं सर आप सुना दो। वाह, सिख धर्म के पहले संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव? गुरु नानक देव। तो नानक देव जो थे अपने, नानक देव, गुरु नानक देव, तो ये जो है अपने निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं, प्रमुख संत रहे हैं, संत कवि कहते हैं इनको। तो याद रखना निर्गुणी गायन क्या होता है, इसमें याद रखिए, इसे नारदीय भजन भी कहते हैं। और मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक उत्सवों पर कबीरदास के, नानक देव के, भक्त प्रहलाद की, भक्त कौन की? प्रहलाद, है कि नहीं, मीराबाई आदि के भजन गाए जाते हैं, उन्हीं को निर्गुणी गायन कहते हैं, ठीक है। मालवा क्षेत्र में धार्मिक उत्सवों पर कबीर, नानक, प्रहलाद, मीरा आदि के भजन गाए जाते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं क्या? निर्गुणी गायन। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, है कि नहीं। और याद रखना ये जो निर्गुणी गायन है इसमें रैदास के गीत भी आते हैं, रैदास जी के। इनमें एक गायक हैं निर्गुणी गायन के, श्री प्रहलाद सिंह चप्पाड़िया, श्री प्रहलाद सिंह चप्पाड़िया। ये प्रहलाद सिंह चप्पाड़िया ये निर्गुणी गायन के बहुत फेमस गायक हैं, निर्गुणी गायन के बहुत फेमस गायक हैं, इनको याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इनके बारे में। ऐसे पूछेंगे कि निर्गुणी गायन के प्रसिद्ध गायक कौन है, ऑप्शन देते हैं वो आपको ऐसे दे दिया कि हनी सिंह दे दें, हनी सिंह निर्गुणी गायक है क्या? नहीं है क्या नहीं। वो ऑप्शन देगा श्री प्रहलाद सिंह चप्पाड़िया, वो दे देगा आपको जैसे देशराज सिंह पटरिया, ये अपने एमपी के ही हैं, श्री प्रहलाद सिंह चप्पाड़िया, इनको याद रखना है, निर्गुणी गायन के बहुत बड़े कलाकार हैं। एक है आपका रेलो गीत,
रेलो गीत और बचा है। इसको देख लो, रेलो गीत को। रेलो गीत क्या है? देखिए, अपनी एमपी अपना जनजातीय राज्य है, तो भील और कोरकू, कौन कौन सी अपनी? भील और कोरकू जनजाति है। और इस जनजाति के जो युवक युवती है, नव युवक, नव युवक, युवक और युवती, नव युवक और युवती, ये दोनों भील और कोरकू जनजाति के नव युवक और नव युवती प्रेम गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? प्रेम गीत गाते हैं। उन्हीं को रेलो गीत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रेलो गीत कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा आपसे कि रेलो गीत, रेलो गीत कहां गाया जाता है या कौन सी जनजातियां गाती हैं? तो भील और कोरकू जनजाति गाती हैं और मालवा क्षेत्र में ये फेमस है और युवक युवती इसको गाते हैं। क्लियर? चलो एक बार मेरे साथ दोहराओ। भरतरी गायन क्या होता है? हाँ, कबीर के, मीरा के, इनके दोहे गाए जाते हैं। सही बात है। संध्या गीत शाम के समय, कौन से महीने में? कुंवार के महीने में, पितृ पक्ष में, है ना। मैं छोटी छोटी बच्चियां गाती हैं। ईल गायन अहीर और गुर्जर जाति ऊंचे स्वर में, किस महीने में? सावन के महीने में, सावन भादों में। अरविंद जी माइक बंद कर लो। चलिए, और बरसाती वार्ता, वर्षा ऋतु में ऋतु गायन है अपना। निर्गुड़ी गायन किसी भी धार्मिक उत्सव पर, है क्या नहीं। और रेलो गीत भील और कोरकू जनजाति। चलो, ये मालवा का लोक गायन कंप्लीट हो गया है। अपने पास बोर्ड भी निकल आया है, अपन और अच्छे से लिख सकेंगे। अब है कलगी तुर्रा, निमाड़ क्षेत्र। देखो, निमाड़ क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? निमाड़ क्षेत्र से तात्पर्य है आपका खंडवा, आपका खरगोन, आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर और आपका बड़वानी, बड़वानी, ये आपका निमाड़ क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ संस्कृति इसकी इंदौर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि खंडवा खरगोन अपना इंदौर से लगा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। और निमाड़ क्षेत्र में देखो क्या क्या अपना गायन होता है वो देखो। सबसे पहले ले लो कलगी और तुर्रा। क्या ले ले अपन? क्या ले ले? कलगी और तुर्रा। तो सुन लीजिए, ऐसा कहा जाता है, कलगी तुर्रा क्या है? तो एक प्रतिस्पर्धात्मक गीत है। प्रतिस्पर्धात्मक गीत है, गीत है। अब प्रतिस्पर्धक मतलब क्या होता है वो देखिए। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब ये है कि ये जो कलगी तुर्रा है, इसमें जो गायन होता है वो कंपटीशन से होता है। कंपटीशन से कैसे होता है? इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जो गया और एक ग्रुप जो गया। इस ग्रुप का नाम होता है कलगी, एक ग्रुप का नाम क्या होता है? कलगी, और एक का नाम होता है तुर्रा। यहाँ पर कलगी जो है, कलगी और तुर्रा जो है, ये शिव और शक्ति के प्रतीक होते हैं। कलगी अपनी शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति का। और तुर्रा जो है ये शिव का प्रतीक है। मतलब ये आपके शक्ति मतलब पार्वती माता का प्रतीक है, और तुर्रा जो है किसका? अपना शिव का जो है हाँ प्रतीकात्मक रूप है। ये आपको याद रखना है। तो एक पंक्ति ये गाती हैं तो उसका जवाब ये देते हैं, पर ये गाती हैं तो उसका जवाब ये देती हैं, ये गाती हैं तो ये देती हैं। तो ऐसे कंपटीशन से चलता है क्या नहीं। और ये आपका कहलाता है कलगी और तुर्रा। तो पूछा जाए कलगी तुर्रा क्या है? ये प्रतिस्पर्धात्मक गीत है। और पता है आपको इसका जन्म कहाँ हुआ था? कहा जाता है कि चंदेरी क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। कहां पर? अपने चंदेरी क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। लेकिन निमाड़ नहीं, चंदेरी कहा था? बुंदेलखंड में। लेकिन चल कहाँ रहा है आजकल? निमाड़ क्षेत्र में चल रहा है कि नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा के यहाँ पर दो बड़े गायक कलाकार आए और दोनों गायक कलाकारों के बीच में कंपटीशन हुआ। तो कंपटीशन हुआ, जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में राजा ये सोच करके परेशान हो रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ किसे घोषित करूं। तो उसने किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं किया। उसने क्या किया? अपनी पगड़ी उतारी राजा ने, और पगड़ी उतार करके उसमें जो कलगी होती है, उसमें जो कलगी होती है, एक व्यक्ति को कलगी दे दी और एक को पगड़ी दे दी। पगड़ी को कहते हैं तुर्रा। क्या कहते हैं? तुर्रा, है कि नहीं। तो एक को कलगी दे दी और एक को पगड़ी दे दी, तो दोनों बराबर हुए थे। और पता है आपको, इसको जो कंपटीशन करवाता है उसको कहते हैं उस्ताद। क्या कहते हैं उसे? उस्ताद। उस्ताद होता है एक व्यक्ति जो क्या करता है, वो इस कंपटीशन को कराता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए, तो याद रखना, इसमें अपने वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं
और एक दूसरे को जवाब दिया जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक गीत होता है, कलगीत, तुर्रा। और कहां चलता है? अपने निर्माण क्षेत्र में ये बहुत ही ज्यादा चलता है। ठीक है, कलगी और तुर्रा शिव और शक्ति का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट अगला है सिंगाजी गायन। सब लोग समझते चलो, बढ़िया बढ़िया, देखो तुरंत याद हो रहा होगा। संत सिंगाजी, ये आपको मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं और फिर पढ़ा देता हूं। भैया निर्माण क्षेत्र में भक्ति काल में जब अपने देश में अकबर का शासन चल रहा था, तुलसीदास थे, कबीर थे, उसी टाइम पे निर्माण क्षेत्र में संत सिंगाजी हुआ करते थे। संत सिंगाजी निमाणी भाषा के बहुत बड़े संत रहे हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं, है कि नहीं। और निर्माण क्षेत्र में इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। आज भी सिंगाजी का मेला लगता है पिपलिया खुर्द में, खरगोन में इनकी समाधि है, वहां पर इनका मेला लगता है। इनका जन्म हुआ था बड़वानी में और मेला लगता है कहां पर? खरगोन में, है कि नहीं। तो निर्माण क्षेत्र के भगवान है कौन? संत सिंगाजी। अब संत सिंगाजी किसके थे? संत सिंगाजी निर्गुण संप्रदाय के थे। किसके थे? अपने निर्गुण संप्रदाय के थे ये संत सिंगाजी। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, सिंगाजी की जो रचना है, निर्गुणी रचना जो है इनकी, उन्हीं रचनाओं का गायन आज भी निर्माण क्षेत्र में होता है। उसे कहते हैं सिंगा गायन। उसे कहते हैं सिंगा गायन या सिंगाजी गायन, जिसे आप मृदंग और झांझ जो होता है इसके ताल पे आप जो है गाते हैं, मृदंग बजाते हैं, झांझर बजाते हैं और इसी के गीत गाते हैं। कौन के? सिंगाजी। पूछा जाए संत सिंगाजी गायन कहाँ होता है? निर्माण क्षेत्र में, है कि नहीं। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? निर्माण क्षेत्र में। निर्माण क्षेत्र में कहां पर? खरगोन में, पिपलिया खुर्द में, है कि नहीं। सिंगाजी का जन्म स्थान कहाँ है? बड़वानी में। पहले बड़वानी थोड़ी था, पहले तो पूरा निर्माण क्षेत्र था आप लोग। चलिए, है कि नहीं। और सिंगाजी किस संप्रदाय के हैं? निर्गुण संप्रदाय के हैं, है कि नहीं। याद रखना, इनसे मिलने के लिए कौन आए थे? तुलसीदास जी स्वयं पैदल चल के अयोध्या से वहां पहुंचे थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो अपना कौन सा? सिंगाजी गायन। चलिए नेक्स्ट है मसाणिया या काया खोज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना है, बीबीआई की। चलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि नहीं। इसको समझ लीजिए, मसाणिया या काया खोज, ध्यान दीजिए आप भैया। निर्माण क्षेत्र में ये विशिष्ट चीज याद रखना। निर्माण क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब किसी व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु। तो मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं, मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं, है कि नहीं। और ये गीत कैसे होती हैं? ये गीत आत्मा की अमरता के लिए, है कि नहीं, आत्मा की जो अमरता के लिए और शरीर की नश्वरता के लिए ये गीत गाए जाते हैं। और इन्हीं गीतों को मसाणिया गीत या काया खोज कहते हैं। विशेष याद रखिए, निर्माण की संस्कृति में जब किसी बुजुर्ग की, युवा की नहीं, बुजुर्ग की बात कर रहा हूं, जब किसी बुजुर्ग का निधन होता है तो उसके निधन के समय जो बुजुर्ग लोग हैं वो गीत गाते हैं, परिवार को ढांढस बंधाते हैं, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता के गीत गाते हैं। और उन्हीं गीतों को मसाणिया या फिर काया खोज गीत कहते हैं। याद रखना, इन्हें मृत्यु गीत के नाम से भी जाना जाता है। मसाणिया काया खोज को मृत्यु गीत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अपना कौन सा? नाथपंथी। नाथपंथी क्या है? देखिए, जो आपके जोगी नाम सुना आपने? जोगी जाति होती है, जोगी या योगी जाति होती है, बाबा जोगी। तो ये जो जाति होती है ये नाथ जाति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? नाथ। इसी को नाथ संप्रदाय कहते हैं, नाथ संप्रदाय। और इसी नाथ संप्रदाय के माने जाते हैं गोरखनाथ। कौन माने जाते हैं? बाबा गोरखनाथ, है कि नहीं, बाबा गोरखनाथ। इसके अलावा कबीरदास जी। तो ये नाथ संप्रदाय के हैं, गोरख कबीर। इन्हीं के दोहे गाए जाते हैं कहां पर? आपके निर्माण में, जिसे नाथपंथी गायन कहते हैं, ठीक है। बाबा जोगी जो गीत गा गा करके भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। अरे आपने वो नहीं देखा? क्या हुआ? आवाज में प्रॉब्लम है। चलिए अब नहीं, आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, मेरी तो आवाज क्लियर है। चलिए तो देखिए, आपने वो देखिए ना, नादिया बैल लेकर, नादिया होता है, नादिया शंकर जी का नादिया।
तो बैल लेकर के वो घूमते हैं। आजकल तो वो गीत नहीं गाते, पहले गीत गाते थे और निमाड़ में आज भी गीत गाते हैं, उन्हीं को कहते हैं नाथपंथी। और वो गीत किसके गाते हैं? वो गोरखनाथ के, कबीरदास जी के, इनके गीत गाते हैं, इनके दोहे गाते हैं, और वो कहलाता है आपका कौन सा? नाथपंथी गायन। एक है गरबा और गरबी, गरबा और गरबी, इसको समझ लीजिए। ये गरबा गरबी जो है, ध्यान दे रहे हैं, गरबा, गरबा स्त्री परक गीत है। कैसा? अपना स्त्री परक, इसे स्त्री गाती हैं। और गरबी ये पुरुष परक है, याद रखिए, नाम पे मत चले जाइए कि गरबी स्त्री होगा, ऐसा नहीं है। गरबा स्त्री परक गीत है और गरबी पुरुष परक गीत है। और ये गरबा गरबी कब गाए जाते हैं? गरबा गरबी। और एक और होता है गरबा गरबी गहलन, एक गहलन और होता है, ये स्त्री पुरुष दोनों का होता है। गरबा स्त्रियों का अकेला, गरबी पुरुषों का, और गहलन स्त्री पुरुष दोनों का। अरे अकेली महिलाएं डांडिया खेले, हाथ के वो लोग अब बात कर रहे हैं गरबा नहीं आता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक देखा है? सीरियल, उसमें वो दया है, वो कैसे करती है गरबा। हाँ बस, तो महिलाएं करे तो गरबा, पुरुष करे तो गरबी, और महिला पुरुष दोनों करे तो गरबा गहलन। क्या कहलाएगा अपना? गहलन। ठीक है, तो उसी के टाइप पे जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाता है गरबा गरबी गीत। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए, तो ये हुआ आपका कौन सा? निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला है बुंदेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड को अभी पढ़ा दूं या कल पढ़ाऊं? बताओ। अरविंद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक, आप मैसेज कर दें, हमें चैट कर दीजिए। चैट कर दीजिए, चैट। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है सही से। अच्छा अच्छा, अरविंद गुर्जर को आवाज नहीं आ रही। अरे यार, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। चलिए, कोई बात नहीं है, तो अभी इतना ही काफी, और आगे बढ़ाऊं? ये और बता दो, और आगे पढ़ना है क्या? कल पढ़ा है? अच्छा, ऐसा कह रहे हैं सर, कल? अरे वाह, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। और विशेष बात क्या है आज की? आज की विशेष बात है, मैं आपसे निमाड़ और मालवा दोनों के बारे में सुनूंगा कल, है कि नहीं? और 12 बजे लाइव आ जाना भैया, 12 बजे भूगोल की क्लास चल रही है, शानदार, लाइव आ जाइए सभी लोग। और जिनकी फीस जमा नहीं हुई है वो फीस जमा करवा देना अपनी अपनी, ठीक है? चलिए, 12 बजे लाइव आइए भूगोल की क्लास में सब लोग। अरविंद, 12 बजे आना बेटा। चलिए, शेष 12 बजे। नमस्कार।